गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने एक इक्वेशन बना के छोड़ा था। हम लोग डिजाइन ऑफ स्टेम हम लोग देख रहे थे। उसके लिए हमने उसकी इफेक्टिव डेप्थ बेस पे उसकी इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर दी थी और एमयू का वैल्यू हमें पता था कि उसका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कहाँ पर है। उस एमयू के वैल्यू के लिए हमने एमयू इक्वल टू 0.87 FY/AST D मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 माइनस FY मल्टीप्लाइड बाई AST डिवाइड बाई FC के BD। इस फॉर्मूले से हमने एक इक्वेशन बनाया था AST स्क्वायर माइनस 13979.23 AST प्लस 2079439.2.5 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो चुका था। इसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि आप इसमें AST कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर वाला एक इक्वेशन बन जाता है, मतलब 2 डिग्री का। तो इसमें 2 आपको वैल्यूज मिलेंगे, मतलब x1 x2 यानी AST1 AST2 मिलना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ केसेस आते हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। हो सकता है एक AST पॉजिटिव और एक AST निगेटिव आती है, तो फिर हमें कुछ सोचना ही नहीं है। निगेटिव वाली जो वैल्यू है उसे हमें हटा देना है और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो हमारा AST रिक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब दोनों ही जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जैसे हमारे इस केस में है। हमारे इस केस में इसके दोनों ही AST मतलब AST1 और AST2 दोनों ही पॉजिटिव है। मतलब जो हमने पहला रूल बताया उससे तो ये नहीं हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा हमारा सही आंसर है। लेकिन फिर आपको ध्यान होगा कि एक मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया होता है कि जो स्पेसिंग है वो 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग का क्राइटेरिया आप लोग याद कर लीजिए। जब हम लोग बात करते हैं फुटिंग्स के लिए, या हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन, या फिर हमारा जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, उसमें स्पेसिंग 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग 100 से 300 के बीच आनी चाहिए। अब आप ये काम कर लीजिए कि आप पहले AST1 के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करिए कोई डाया देकर, और इसके बाद AST2 के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करिए। तो जो मैंने किया हुआ है उसमें AST1 के लिए जो स्पेसिंग है वो 100 से कम आ रही है। वैसे ऐसा कोई रूल IS को में मेंशन नहीं है कि 100 mm से कम ही होनी चाहिए AST, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से, चूंकि हमें कंक्रीट फिल करनी होती है ना, जो हमारी बार्स होती हैं उनके बीच में कंक्रीट का भी पार्टिकल जाता है, तो इसलिए मिनिमम 100 mm का स्पेसिंग हमें देना पड़ेगा। अदरवाइज वो कंक्रीट उस ना जो हम लोग रिटेनिंग वो जो हम लोग रॉड्स लगा रहे हैं उनसे पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ को ना इफेक्ट करता है, इसलिए हमें मिनिमम 100 mm देना होता है। जब आप ये जो AST1 है, आप आपकी मर्जी, आप चाहे तो करके देख लीजिए। जब इसके लिए आप स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 mm से कम रिजल्ट देगा। ठीक है, AST2 के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये सही रिजल्ट देगा। तो मैं डायरेक्ट AST2 के लिए कर रही हूँ। अगर आप करना चाहें जस्ट एक क्रॉस चेक करने के लिए, तो आप AST1 के लिए भी स्पेसिंग कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो बात हुई स्पेसिंग की। दूसरी चीज, डाया डाया और बार सिलेक्ट करने के लिए। तो देखिए, चूंकि ये जो मूवमेंट है ये आपकी मेन बार्स के लिए है, तो मेन बार्स के लिए जब है तो मेन बार्स ज्यादा डाया की हम लोग रखते हैं, और वो डाया जो है वो 10 mm हो सकता है, 12 mm हो सकता है, 16 mm हो सकता है, इससे कम नहीं रखना है। अगर स्पेसिंग क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा दूसरे के लिए, दूसरा AST के लिए भी, तो फिर हमें स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग के अकॉर्डिंग हम फिर डाया हम लोग और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डाया है आप वही लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी का मन किया तो 13 mm डाया ले लिया। जो स्टैंडर्ड डाया अवेलेबल है, जो आपको DOCS 1 में बताए गए होंगे कि किस डाया के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं,
तो जो थोड़ा हायर डाया होता है वो मेन बार्स के लिए यूज किया जाता है। अभी एक लैटरल बार्स भी हम लोग ना एक जाल बिछाया जाता है लैटरल बार्स का भी, या जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी बोलते हैं। उसमें हम लोग स्मॉल डाया लेके काम करते हैं, जैसे कि 8 mm हुआ, 10 mm हुआ या 12 mm हुआ। ये डाया हम लोग थोड़ा यूज करते हैं। इससे कम पे हम लोग नहीं जाते, अगर इससे कम पे लेंगे तो बहुत महीन होने लगता है। तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील तो किसी स्ट्रेंथ के लिए नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग ये AST1 नहीं ले रही हूँ क्योंकि जस्ट एक टाइम का बर्बादी है। मैंने इसके लिए सॉल्व करके देखा हुआ है और इसमें स्पेसिंग क्राइटेरिया में ये फेल हो रहा है, आप क्रॉस चेक कर लेना। अभी स्पेसिंग क्राइटेरिया 100 mm से कम नहीं होना चाहिए, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये होता है। तो अब हम AST2 के लिए चेक कर रहे हैं। जैसे हम AST2 के लिए चेक कर रहे हैं सेम इस तरह आप AST1 के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाया एज्यूम कर रहे हैं, डाया ऑफ बार जो हम लोग ले रहे हैं वो लेंगे हम लोग 16 mm। डाया ऑफ बार है, ये मेन बार्स हैं 16 mm। इनका डायरेक्शन और ये सब भी मुझे बताना होगा, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग इनका डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो डाया ऑफ बार जो है वो है 16 mm का डाया ऑफ बार ले रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप 16 mm से ही शुरुआत करेंगे या आपको सपना आ जाएगा कि 16 mm से शुरू करना है। ये जो डाया हम लेते हैं ये डिपेंड करता है कि हमने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। तो हमें AST देखकर ही पता चल जाएगा कि अच्छा इतने AST के लिए लगभग इतना डाया सही रहेगा। आप ये डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप 12 लेके सॉल्व करिए और उसके लिए स्पेसिंग चेक करिए, उसमें स्पेसिंग अगर सही नहीं आती है तो फिर आप थोड़ा डाया बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा नहीं है, डिजाइनिंग है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई डाया के सिलेक्शन के लिए कोई रूल नहीं है। 16 mm हम डाया से शुरुआत कर रहे हैं, आप चाहें तो 12 से कर सकते हैं और फिर जब वो सही नहीं होगा तो आपको 16 पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 16 mm डाया बार यूज कर रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार, इतना मैं अगली बार नहीं लिखूंगी, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4d²। π/4d² मतलब π/4, और डाया हमने लिया हुआ है 16 का स्क्वायर, π/4d²। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, मैं सॉल्व कर भी देती हूँ। π/4d² जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिल रहा है 201.062 mm²। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार हमें मिला। अब इसी डाया ऑफ बार के लिए हम लोग स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेसिंग ऑफ 16 mm डाया बार्स इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाई विथ को हम लोग B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी डिस्टेंस के लिए ये काम किया जाना है वो भी तो होगा, और यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो 1 मीटर लिया हुआ है, तो 1 मीटर होगा, डिवाइड बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार्स, यानी अभी के केस के लिए 1692 पॉइंट समथिंग,
डिवाइड बाई लगेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग स्पेसिंग निकालेंगे। तो अभी जो हमारे पास डेटा है वो रखते हैं इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/201.062 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ का वैल्यू है 1000 डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया बार जो है 1692.41। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। 201.062 मल्टीप्लाइड बाई 123 डिवाइड बाई 1692.41। जो हमें रिजल्ट दिख रहा है, मुझे जो मिला है वो है 118.802 mm। ये हमें स्पेसिंग मिल रहा है। अच्छा, स्पेसिंग के रूल सुनिए। स्पेसिंग का रूल ये होता है कि जो स्पेसिंग हमने कैलकुलेट करके निकाला है, हम उस स्पेसिंग से बढ़ाकर स्पेसिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक, हम उस स्पेसिंग से घटाकर ही वैल्यू स्पेसिंग की लेते हैं। दो तरीके की स्पेसिंग वर्ड्स हम यूज करेंगे। ये जो आया है 118.802 mm, ये हमारा कैलकुलेटेड स्पेसिंग है, कैलकुलेटेड स्पेसिंग। और जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो कहलाएगा गिवन स्पेसिंग। ठीक, तो गिवन स्पेसिंग कैलकुलेटेड स्पेसिंग से हमेशा कम ही होता है। आप एग्जैक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस बढ़ाते हुए हम लोग उससे कम करके स्पेसिंग लेते हैं, बढ़ाकर नहीं लेते हैं। डेप्थ बढ़ाते हैं, एएसटी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेसिंग हमेशा घटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो 118 mm ले लीजिए स्पेसिंग रिक्वायर्ड, या 110 ले लीजिए, मतलब 110 ले लीजिए, या फिर 100 ले लीजिए। ठीक है, हम 100 ले रहे हैं। तो जब इतना सब कुछ कैलकुलेट हो गया, तो अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका होता है hence provide 16 mm diameter Fe415 bars at the rate 100 mm center to center। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। तो आपने ये जो स्पेसिंग ली वो 16 mm डाया बार के लिए, और Fe415 स्टिल ऑलरेडी गिवन है, और स्पेसिंग जो रखा है वो 100 mm रख लिया है। ठीक है, आप चाहे तो 110 ले सकते थे, मैंने जस्ट 100 mm ले लिया है। 110 या 118 ही रखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरा इस पे देखिए 112.112286। ठीक, इसके लिए अगर आप स्पेसिंग कैलकुलेट करते तो नियर अबाउट आपको 10 mm स्पेसिंग कुछ मिल जाता, नियर अबाउट। ठीक है, तो वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये वाला AST जो है वो हम लोग हटा देंगे, और AST2 जो है वो हम लोग ले लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा AST1 के लिए भी, बल्कि ये आपको शो करना ही पड़ेगा कि आपने AST1 को क्यों हटाया, AST2 को ही क्यों लिया। क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज मुझे पता थी तो मुझे आइटरेटिव नहीं रखना पड़ा। मान लीजिए मेरा मन करता मैं 12 mm डाया लेती, अगर मैं 12 mm डाया लेती तो भी यहाँ पर स्पेसिंग में ये नहीं सही जाता, तो आपको फिर वो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सही रिजल्ट दे पाएंगे। अच्छा, ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है 16 mm डाया बार्स 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये दिया कहाँ जाएगा हम लोग ये देख लेते हैं। चूंकि ये बात हो रही है स्टेम की, तो मैं सिर्फ स्टेम बना रही हूँ। ये ऐसे एक स्टेम है जो कि ट्रेपेजॉइडल शेप का है,
ट्रेपेजॉइडल शेप का बना हुआ स्टेम है। इसी चीज को, ये क्रॉस सेक्शन शो किया गया है, इसी चीज को जब हम ऐसे सामने से देखेंगे, लेंथ वाइज जब हम लोग देखना चाहेंगे, तो यही चीज हमें यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेगी, जो कि इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये हमें गिवन नहीं है। हम 1 मीटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये कितनी है? ये है 1 मीटर। अभी इन बार्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। ये बार्स जो रिप्रेजेंट होंगी वो कैसे होंगी? ये बार्स दी जाएंगी इधर साइड, ये मैंने उस दिन बताया था, ऐसे दिया जाएगा। इन बार्स को हम लोग ऐसे देंगे, ठीक है। अब ये नीचे तक जाएगा, नीचे तक ऐसे जुड़ेगा, ठीक, ऐसे देंगे। मतलब कि ये बार्स ऐसे वर्टिकल दी जाएंगी, ठीक है। पहले मैं इतना बना देती हूँ, जितना हम लोगों ने सॉल्व किया है पहले हम लोग उतना बना देते हैं। ये पूरा नीचे तक जाएगा बार्स, ठीक है, ऐसे नीचे तक जाएगा बार्स। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, रीजन पहले हम बना देते फिर आपको बताते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मेरे बनाने में शायद आपको इक्वली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये जो बार्स है, ये बार्स ऐसे एरो करके अलग लिखते हैं, और लिखते कैसे हैं? 16 mm डाया के लिए सिंबल बनाते हैं, डाया बार्स। एट द रेट के लिए सिंबल होता है @100 mm सेंटर टू सेंटर। सिंगल हमारा सिंबल है ये 16 mm डाया बार्स एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये होता है लिखने का तरीका। ये है हमारी मेन बार्स, क्योंकि ये किस मूवमेंट के लिए डिजाइन है? ये इस मूवमेंट के लिए डिजाइन है, ठीक है। और यही वो है मूवमेंट, यही मूवमेंट है जो इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है, और यही वो रेनफोर्समेंट है जो इसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इतना आई थिंक क्लियर होगा। अब हम लोग, अभी भी ये पूरा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ। अब हम लोग जो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वो होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एज सच हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो मोमेंट जनरेट हो रहा था उस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमने बार्स ऑलरेडी लगा दी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एज सच लोड बेयरिंग इंक्रीज करने में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये फिर भी प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि कुछ सेकेंडरी फोर्सेस को कवर करती हैं। इसके अलावा ये जो वर्टिकल बार्स लगी हुई हो, इनको बाइंड करने का काम भी करती हैं, इनको बाइंड करने का काम भी करती हैं। और ये हम लोग प्रोवाइड कितना करते हैं? चूंकि HYSD बार्स यूज्ड हैं, तो फिर मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये हम लोग एज अ स्लैब ही डिजाइन कर रहे हैं, तो स्लैब में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया होता है वही क्राइटेरिया यूज किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए जो क्राइटेरिया होता है मिनिमम स्टील का, वो ये है कि अगर HYSD बार्स यूज की गई हैं तो फिर मिनिमम स्टील होता है 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब
BD कैपिटल D यूज किया जाता है यहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हर जगह पर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहाँ पर नहीं है, बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, ये ट्रेपेजॉइडल शेप हमने लिया हुआ है, तो मतलब जो डेप्थ है वो भी हर जगह चेंज हो रही है। तो हम लोग उस डेप्थ का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज डेप्थ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल डी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और कैपिटल डी का वैल्यू क्या होगा, दोनों जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ है, उनका एवरेज, मतलब 150 mm प्लस 350 mm डिवाइड बाई 2। अब ये 150 250 क्या है, 150 mm यहाँ पे थिकनेस था और 350 यहाँ पे थिकनेस था। तो जब हम लोगों को एक टोटल डेप्थ लेनी है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए हम उन दोनों का एवरेज थिकनेस निकाल लेते हैं। और ये एवरेज थिकनेस आया कितना, 150 प्लस 350 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 250 mm हमारा कैपिटल डी आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील HYSD बार्स हैं और 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब 0.12 मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी डिवाइड बाई 100। अगर यही बार्स अभी माइल्ड स्टील बार्स होती, अगर यही बार्स अभी माइल्ड स्टील बार्स होती, तो यहाँ पर 0.15% ऑफ BD यूज किया जाता। तो चूंकि हमारा HYSD बार्स है, इसलिए हमें 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेना है। 0.12 मल्टीप्लाइड बाई BD, B का वैल्यू हमने लिया हुआ है 1 मीटर, तो इसको हम लोग mm में चेंज कर देंगे, और D का वैल्यू हमारा आया है 250 डिवाइड बाई 100, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 300 mm स्क्वायर, ठीक है। तो 300 mm स्क्वायर। एक चीज और जो मुझे ध्यान आ गया, वो ये है, जब हम लोग AST कैलकुलेट करते हैं ना, जब हम लोगों ने जो एक इक्वेशन, जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वहां पर मैंने एक इक्वेशन बोला था, और उस इक्वेशन की 2 कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी। तीसरी कंडीशन ये भी होती है कि एक एक जो वैल्यू होती है ना, एक स्टील जो है वो मिनिमम स्टील से भी कम आ जाती है, मतलब AST1 या फिर AST2 में से कोई एक AST जो है वो मिनिमम स्टील से भी कम आई होगी, ऐसा भी केस होता है, तो उसे भी हम लोग हटा देते हैं, ये भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से हम लोग, 3 तरीके हैं जो यूज करते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया से हमने कैलकुलेट किया, और वो हमें मिला 300 mm स्क्वायर। चूंकि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, तो ये ज्यादा डाया नहीं लेंगी, और हम लोग डाया बहुत कम इसका लेंगे। इनके डाया के लिए हम लोग 6 mm 8 mm 10 mm ज्यादा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 8 mm। अगेन वही क्वेश्चन एक बच्चा अगर पूछ सकता है कि 8 mm क्यों लिया मैम, तो बेटा 8 से आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है ना, इतना प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि कितना mm लेना है। अदरवाइज आपको सॉल्व करने में टाइम डेफिनेटली लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप पहले 6 से चेक करेंगे, 6 से चेक करके आप स्पेसिंग निकालेंगे, फिर आपको स्पेसिंग अगर सही नहीं मिलेगी तो आप फिर से डाया बढ़ाएंगे। तो इसका कोई रूल नहीं है, आपको इसके लिए आइटरेटिव ना इतना आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 8 mm डाया बार्स यूज कर रहे हैं। 8 mm डाया बार्स हो जाने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4d²। मैं अब डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। π/4 मल्टीप्लाइड बाई d², ठीक है। तो वैल्यू हमें मिलेगी क्या, 50 क्रॉस सेक्शनल एरिया, π/4
मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा 50.265 mm स्क्वायर। ये हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमें मिला। अब हम स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, तो स्पेसिंग for 8 mm dia bars equal to cross sectional area of one bar मतलब 50.265 multiplied by b, और b का वैल्यू है यहाँ पर 1 मीटर मतलब ये 1000 डिवाइड बाई टोटल AST है हमारे पास 300 mm स्क्वायर डिवाइड बाई 300, और इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 300, रिजल्ट हमें मिलेगा 167.55 mm। ये इतना स्पेसिंग मिलेगा हमें। आपकी मर्जी अब यहाँ पर है, आप अगर चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू स्पेसिंग के लिए रख सकते हैं, बट एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से भी सीखो अगर, तो बेटा 167.55 इस लेंथ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से एक मजदूर को काम करने में बहुत दिक्कत होगी, वो 0.55 कहाँ तक गिनता रहेगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में 167.55 के कंपैरिजन में 167 एक बेटर आइडिया होगा, ठीक। और फिर से अगेन वही बात कि 167 से ज्यादा कंफर्टेबल होगा वो पर्सन 160 पे काम करने पर, और 1 या फिर 150 पे काम करने पर, ठीक है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो 167 डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, या किसी बच्चे का मन कर रहा है तो 160 लिख दे या फिर 150 लिख दे, मैं 150 mm लिखूंगी। अब हमारे पास केस आता है कि यहाँ पर हम लोग इनको शो कहाँ पर करेंगे, ठीक है। मैं जरा आप लोगों का अटेंडेंस दे दूं। ठीक है, तो अब ये स्पेसिंग हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे और किधर साइड प्रोवाइड करेंगे, तो अब हम जरा इसको देख लेते हैं। ये जो रेनफोर्समेंट हम लोग देंगे, तो ये जाएगी ऐसे पिंक कलर से जो रिप्रेजेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे दी जाएगी, ऐसे। और बेटा ये एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि कौन सी रेनफोर्समेंट कहाँ पर दी जा रही है। आपको DOCS 2 में सिर्फ यही समझना है कि मूवमेंट कहाँ पर है, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर है, और इस मूवमेंट या इस फोर्स को बियर करने के लिए जो रेनफोर्समेंट दी जा रही है उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ पर है। बस सिर्फ इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो रेनफोर्समेंट हमने दिया है ये है 8 mm डाया की एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये ऐसा है 8 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये दोनों रेनफोर्समेंट हमने यहाँ पर दे दी। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सा आप मेन रेनफोर्समेंट के बारे में सोचिए। जो मेन रेनफोर्समेंट आपके सामने दिख रहा है, क्या इतना ज्यादा रेनफोर्समेंट लेने की जरूरत थी? जरा सोचिए, बेस पर
बेस पर जहां पर क्रिटिकल सेक्शन था वहां तो ठीक है, वहां पर उतना रेनफोर्समेंट का जरूरत था, उतना मोमेंट कैलकुलेट हो रहा था, तो उतनी रेनफोर्समेंट वहां पे जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे हम इस स्टेम के ऊपर की साइड जाते जाएंगे, हमारे पास अवेलेबल अर्थ का डेप्थ कम होता जाएगा और अर्थ प्रेशर भी कम होता जाएगा, और उस अर्थ प्रेशर की वजह से जो अर्थ फोर्स, एक्टिव अर्थ फोर्स कैलकुलेट होगा वो भी कम होता जाएगा। और अगर एक्टिव फोर्स कम हो रहा है तो उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। जब ऐसा है तो मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ये प्लेस ले रहे हैं, ये तो जब इस प्लेस पर इतना ज्यादा मोमेंट नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर मोमेंट है, तो वहां पर भी हमें ये जो ब्लू कलर की बार्स दिख रही हैं, इतना ज्यादा बार्स देने की क्या जरूरत है। इकोनॉमिक सेक्शन के हिसाब से देखें तो ये हमारा सेक्शन जो हमने डिजाइन किया वो सही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इन रेनफोर्समेंट को कर्टेल करना पड़ेगा, उन्हें कट करना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से, ताकि हम कम से कम रेनफोर्समेंट लगाकर एक सही स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकें। तो जो रूल कहता है, पहले हम आपको वो बताते हैं कि रूल क्या है, फिर हम आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली में, चूंकि एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा, जो मैं अभी आपको रूल बताऊंगी उस हिसाब से बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, तो उस चीज को कैसे आप ना कम टाइम में कर पाओगे। तो सबसे पहले आप रूल समझो। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि आप हर एक जगह पर, मतलब अपने हिसाब से आप कोई डिस्टेंस ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये सपोज आप 500 mm के बाद आपने यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया, 500 mm के बाद आपने ये सेक्शन ले लिया। अब आप इस सेक्शन पर अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करिए, जो ये डिस्टेंस अवेलेबल है इस डिस्टेंस की वजह से अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करिए, डिस्टेंस की सॉइल की वजह से, उसकी वजह से मोमेंट कैलकुलेट करिए, और फिर उसमें उस मोमेंट से mu का वैल्यू कैलकुलेट करिए। जब आपको mu का वैल्यू मिल जाए तो अगेन जैसे आपने मेन बार्स कैलकुलेट किया था वैसे आप फिर से AST कैलकुलेट करिए, वो इक्वेशन बनाइए, फिर AST कैलकुलेट करिए, फिर उसका डाया कैलकुलेट करिए। अब डाया के हिसाब से अब आप, अच्छा डाया के लिए आप बॉन्ड है यहाँ पर कि जो डाया ऑफ बार, मेन बार जो डाया की आपने पहले ले ली, मतलब 16 mm डाया बार जो आपने पहले ले ली, अब वही डाया ऑफ बार्स आप आगे अब आप लेने के लिए बाध्य हैं। आपका मन करेगा तो आप 12 नहीं ले सकते अब, ठीक है। तो अब 16 mm डाया बार्स के हिसाब से आप स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा स्पेसिंग चल रहा था वो 100 mm का चल रहा था। मान लीजिए आपका जो स्पेसिंग, मान लीजिए जस्ट मैंने एक जस्ट केस बता रही हूँ कि आपका स्पेसिंग आ जाता है 220 mm, 220 mm आपका स्पेसिंग आ गया 16 mm डाया बार्स के साथ। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप 220 mm का स्पेसिंग नहीं दे सकते, क्योंकि आप बार्स जो अवेलेबल बार्स आगे गई हुई हैं आप उन्हीं को कट करेंगे, आप उन्हीं को कट करेंगे। तो अगर ये पहली बार है, ये जो है ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, तो अल्टरनेटिव बार्स कट कर दी जाती हैं। तो अब अल्टरनेटिव बार्स कट करने से दो के बीच में जो स्पेसिंग बचेगा, अगर 100 mm की स्पेसिंग है तो अब ये पहली और तीसरी के बीच में जो स्पेसिंग बचेगा वो 200 mm बचेगा, ठीक है। तो 220 की जगह आप 200 mm आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मोमेंट आया उसके हिसाब से आप AST कैलकुलेट करेंगे, AST से स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, सेम डाया को लेकर फिर आप उस स्पेसिंग को देखेंगे कि क्या जो पहले स्पेसिंग से उसको जस्ट डबल करने पर वो चीज हो रही है, हाँ हो रही है, तो आप उस बार को, जो बार आपको ना यहाँ पर ये जो बार आपको दिख रही है, ये बार आप यहाँ पर इसको आप ऐसे इसको हटा सकते हैं, यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रूल हुआ। तो हर अल्टरनेटिव बार कट हो जाएगी, जैसे ये और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। मान लीजिए आपका स्पेसिंग आ गया 320, तब आप
हर दूसरी बार कट करेंगे, ठीक है। मतलब आप स्पेसिंग को आप किसी भी तरीके से बैलेंस करेंगे 100 के मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट केस के हिसाब से, ठीक। लेकिन ये काम आप कितनी बार करते जाएंगे, आप 500 mm, फिर अगला 500 mm यहाँ लेंगे, फिर अगला 500 mm यहाँ लेंगे, आप 3 घंटे में ना सिर्फ एक स्टेम ही डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन करना तो यही चाहिए, जो रूल कहता है वो यही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में आप पेपर टाइम में ये नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। थैंक यू क्लास।